हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथ स्टार। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम डायमेंशन के यूज का पहला यूज पढ़ लिए थे। तीनों यूज लिखा दिए थे और उसमें से पहले यूज का फार्मूला भी करा दिए थे। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा फार्मूला, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि आपको फार्मूला कम समझ में आया होगा। लेकिन उस फार्मूले का क्या यूज है, उस फार्मूले के द्वारा हम एक पद्धति से के मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलते हैं या बदल सकते हैं। ठीक, तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना आपको आ जाए तो समझ लीजिए वो फार्मूला आपको समझ में आ गया है। और हम गारंटी देते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति की मात्रा में आप जरूर बदल लेंगे अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो। चलिए, तो इसमें हम आगे भी बात करेंगे। डायमेंशन का जो दो यूज और बचा हुआ है उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम केवल दो एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद जो भी एग्जाम्पल होंगे वो तो न्यूमेरिकल में आपके पढ़ोगे ही। ठीक, जो किताब बुक का न्यूमेरिकल है उसमें तो एग्जाम्पल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में, लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में मापें तो जी का क्या मान होगा। जी का क्या मान होगा। तो भैया यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई को किलोमीटर में, समय को मिनट में मापें तो जी का क्या मान होगा। मतलब जो यहाँ पे लंबाई किसमें मापा गया है, मीटर में, और समय को सेकंड में। अब कह रहा है कि किलोमीटर से किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में। देख लीजिए, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना है। मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में। तो बस वही फार्मूला जो पिछले वीडियो में आपको कराए थे, वो फार्मूला क्या था, N2 इज इक्वल N1 इंटू M1 अपान M2 का होल पावर A, L1 अपान L2 का होल पावर B और T1 अपान T2 का होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे C। अब आप ध्यान दीजिए, हमेशा हम बताए भी थे आपको उस वीडियो में कि हमेशा आपको N2 का मान ही निकालना रहेगा। ठीक, तो N2 का मान निकालना है और जो अंकों में दिया रहेगा वो हमेशा N1 का मान होगा। किसका मान होगा, N1 का। तो N1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, N1 की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये जो जी का मान दिया, जी क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जी। तो जिसको आपको मतलब जिस मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना हो, जिस भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आपको कन्वर्ट करना हो, उसका डायमेंशन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों का डायमेंशन L⁻⁻² होता है। इसको हम आपको पिछले वीडियो में कराए थे। तो यहाँ पे देखेंगे
n2 इज इक्वल n1, ध्यान सुनिए, n1 का मान क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर डायमेंशन देखा जाए तो वहां पे LT पावर -2 है। तो अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग सूत्र बनेगा, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैसे, देखिए डायमेंशन का होता है LT पावर -2, तो इसका फॉर्मूला बनाइए, L को लिखिए L1/L2। अब यहाँ देखिए L की पावर क्या है 1 है, तो 1 तो लिखी नहीं जाती है। और फिर क्या हो गया T1, T है ना, क्या कहता है T1/T2 का होल पावर -2, यहाँ -2 है। तो ये बन गया फार्मूला। ठीक, यहाँ पे भी आप n1 ही रखिए, आगे चल के इसका मान रख देंगे। n1 फार्मूला बनाना सीखिए, n1, उसके बाद जो डायमेंशन था उसको एक बार 1 एक बार 2, अभी पावर जो है वही लगा देना है। ठीक, उसके बाद T है तो यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 2, फिर पावर वही लगा देना है। अब चलिए n2 इज इक्वल n1, n1 का मान 9.8, L1 मतलब जिसमें दिया हो, L2 मतलब जिसमें पूछ रहा हो। L मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई जिसमें दिया हो, दिया इसमें मीटर में, और L2 मतलब जिसमें पूछ रहा हो। 2 मतलब जो होगा वो जिसमें पूछ रहा हो, और 1 माने जिसमें दिया हो। तो दिया है आपको लंबाई किसमें, मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिया है मीटर में, तो ऊपर लिख देंगे मीटर अपान L2 किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर में, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। ठीक, और फिर T1 की वैल्यू सुनिए अब, तो दिया किसमें, सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड। अब पूछ किसमें रहा है आपका, मिनट में, तो यहाँ लिखेंगे मिनट। अब पावर भी लगा देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए 9.8 इंटू, अब आपको तोड़ना किसको, सुनिए, जो बड़ा हो उसी को तोड़ना है, किसको, जो बड़ा हो। तो बड़ा कौन है इसमें, मीटर, किलोमीटर में किलोमीटर, तो किलोमीटर तोड़ दीजिए, तो मीटर अपान किलोमीटर। अब आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, तोड़ना है ऊपर वाले पदों में जिससे कि ये कट जाए ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये लिख दिए हम। और सेकंड, तो सेकंड अपान 1 मिनट को अब तोड़ना है सेकंड में आपको, तो 1 मिनट इक्वल क्या होता है 60 सेकंड, ये हो गया। अब सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर यहाँ पावर -2 है। अब जो बचा उसको लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। आप स्टैंडर्ड फार पढ़े होंगे, मतलब कि जितना भी एक बगल 0 है उसको सब 10 के घात में लिख दो, तो 10 पावर 1/10 पावर 3 हो जाएगा। और अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, याद रखिएगा, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब आगे ध्यान दीजिए, वो यहाँ 1/50 बचेगा, कट गया ना, तो 1/50 पावर -2 है, लेकिन जब ये पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर, अर्थात 50 मतलब पावर 2, और नीचे मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब इंटू 50 का होल स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, तो ये हो गया आपका 36, तो 36 गुणे 9.8 इंटू 2 जीरो से, ये ध्यान रखिए 2 जीरो से 2 घात बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पे -3 2 जोड़ो कितना होगा, -1 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 10 पावर -1, और 10 की पावर -1 नीचे आएगा तो 10 पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 10। अब आप क्या करेंगे, 9.8 को 36 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 10 से भाग करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसी रूप में लिखना आपको, केवल मीटर के स्थान पे किलोमीटर लिख देना है, और मिनट के सेकंड के स्थान पे मिनट लिख देना है। ठीक, बस, तो ये हो गया आपका आंसर, जी का मान है। तो जी का मान चाहे कहो 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, और चाहे कहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर एग्जाम्पल पे। पिछले न्यूमेरिकल में टाइम ज्यादा लग गया था, इसलिए इस न्यूमेरिकल को हम, इस एग्जाम्पल को पहले से ही लिख लिए हैं। अब आप उसमें समझाना रहेगा बस। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए, जबकि न्यूटन
एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है और डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक, चलिए अब सुनिए, वैसे न्यूटन जो है वो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है। समझ आ रहा है? न्यूटन जो होता है वो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है, लेकिन एसआई और एमकेएस लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे न्यूटन को एमकेएस पद्धति का मात्रक कह दिया गया है। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले बल का यहाँ कौन सी राशि का प्रयोग किया गया है? बल। तो बल का प्रयोग किया गया है, इसलिए बल का हमें डायमेंशन मालूम होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला। तो बल का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT पावर -2। इसको हम निकलवाए थे आपको पिछले वीडियो में। तो ये हो गया mLT पावर -2। बनाइए फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा हमेशा N2 इक्वल रहेगा, N2 इक्वल N1 तो बिना पूछे लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे m को क्या लिखेंगे? m1/m2 और L बचा तो L का हो जाएगा L1/L2, फिर T बचा T1/T2। पावर क्या है इसमें? -2, सब में एक था, नहीं लिखेंगे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा N1 की वैल्यू क्या है? 1 न्यूटन। कितना न्यूटन? 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 न्यूटन। N1 माने 1 हो गया। M1 एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस माने क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो एम मतलब द्रव्यमान, M1 मतलब जिसमें दिया हो, M2 मतलब जिसमें पूछ रहा हो। M1 मतलब द्रव्यमान जिसमें दिया हो और M2 मतलब द्रव्यमान जिसमें पूछ रहा हो। तो किसमें दिया है? एमकेएस में। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, तो इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और नीचे किसका पूछा? सीजीएस में, तो नीचे क्या हो जाएगा? ग्राम। ठीक, यहाँ हो जाएगा L1। तो यहाँ पे होता है L1 का एमकेएस में मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर। ऐसा ले लिया हम, लिख लीजिए। L2, तो L2 क्या नीचे हो जाएगा? सेंटीमीटर। अभी T1 का उसमें भी सेकंड, इसमें सेकंड, सेकंड अपान सेकंड पावर -2, इससे कैंसिल हो गया। अब आपको बड़े वाले तोड़ना है, तो एक ऊपर बड़ा है आपकी बार, तो 1000 ग्राम। किसके पदम? नीचे वाले पदम तोड़ना है। ठीक है, अपान ग्राम। तो हो जाएगा मीटर को सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? 100। ठीक है, अपान सेंटीमीटर। और तो गया, एक बचा, एक बचा, जो मान क्या होता है? 1। तो जी से जी कैंसिल, मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बचा कितना? 1000 ये और 100 ये, तो कितना हो जाएगा? 1 में 5 जीरो मतलब 1 लाख, मतलब 10⁻5 डायन। इसका मतलब 1 न्यूटन में कितना डायन होती है? 10⁵ डायन। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में कन्वर्ट करना। और जो अभी कम समझ में आया होगा वो न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे यूज पे। अब हम चलते हैं डायमेंशन के सेकेंड यूज पर। तो सेकेंड यूज क्या है? किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो कोई अगर भौतिक समीकरण दिया हो, फिजिकल इक्वेशन, तो उसका सत्यता की जांच कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे कि इक्वेशन सही है कि गलत? वैसे इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, हर जगह ये काम नहीं करता है, लेकिन जिस पर काम करता है उसके बारे में आज बात करेंगे। जिन समीकरणों पर बात करता है, वो काम करता है ये रूल, उस पर आज बात करेंगे, आज उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, वीमा के द्वारा किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच की जा सकती है। किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच की जा सकती है। फिर क्या बोल रहा है? इसके लिए समीकरण के दोनों ओर की राशियों की विमीय सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? विमीय सूत्र। मेथड है आगे। ऊपर तो एक लाइन में इसका बता दिया कि क्या कि इसका यूज क्या है, कैसे किस किस पर इसका यूज कर सकते हैं। किस पर यूज कर सकते हैं? किसी भौतिक समीकरण सत्यता की जांच करने के लिए। और फिर आगे मेथड बता रहे हैं। क्या? इसके लिए समीकरण के दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र लिख लेते हैं। फिर आगे क्या होगा? ये दोनों तरफ का विमीय सूत्र समान होता है। जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, अगर वो समान होते हैं तो दिया गया समीकरण, दोनों तरफ का विमीय सूत्र समान होता है तो दिया गया समीकरण सत्य होता है अथवा असत्य होता है। तो
ये मेथड है, इसको लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक। क्योंकि आप देखे थे कि पिछला जो हम यूज पढ़ाए थे, फार्मूला बताए थे, उसमें भी आपको ज्यादा नहीं समझ में आया था, तो उसका एग्जाम्पल बताया तो एग्जाम्पल समझ में आ गया था, ठीक है। अब इसमें भी पढ़ा रहे हैं तो ये भी कम समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल सुनिए, चलिए। तो एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। मान लेते हैं कि फार्मूला लेते हैं v इज इक्वल अंडर रूट 2gh, ये फार्मूला है v इज इक्वल अंडर रूट 2gh। अब हमें चेक करना है कि ये समीकरण जो है v इज इक्वल अंडर रूट 2gh सत्य है कि असत्य है। तो हम दोनों क्या लिखेंगे, बीजगणित सूत्र। अब बीजगणित सूत्र अगर समान आते हैं तब तो ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि v क्या है, वेग, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला। तो v का क्या होता है, v वेग है, तो यहाँ क्या है, l⁻⁻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 ⁻
सुनिए, अंडर रूट 2 अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि गिनती छूट जाती है, गिनती का डायमेंशन नहीं होता है, तो बचा क्या, अंडर रूट जी एच। तो अंडर रूट जी एच, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L⁻⁻2, और एच ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, एल ही होता है, तो ये हो जाएगा L⁻⁻1 और इज इक्वल अंडर रूट एल क्या हो जाएगा, L² T⁻², तो ये हो जाएगा L⁻⁻1 इज इक्वल L² बाहर आएगा 1L, ये हो गया L, ये भी बाहर आएगा 1L, तो L⁻⁻1। देखिए दोनों तरफ के जो डायमेंशन फार्मूला है समान है, L⁻⁻1 इज इक्वल L⁻⁻1। अगर समान है तो दिया गया जो बीमी सूत्र है वह क्या है, सत्य। अर्थात नीचे लिख देंगे आप कि अर्थात दिया गया समीकरण सत्य है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर एग्जाम्पल पे। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, क्या, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट L/G, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक। चलिए, शायद यहाँ 1/2 पाई होता है, आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे L/G ही होता है, इतना में याद है कि L/G ही होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से विशेष मतलब भी नहीं, आप जानते हैं गिनती छूट जाती है, तो अगर 1/2 पाई हो तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सत्य कि जो जांच करेंगे वो सही तरीके से ही हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ टी जो है वो है समय, तो समय की बीमा क्या होती है, टी ही होती है, इज इक्वल 2 पाई छूट जाएगा अंडर रूट एल, लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल ही होता है, अपान जी गुरुत्वीय त्वरण, तो L⁻⁻2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टी। अब आप देख रहे हैं 1L से 1L कैंसिल हो गया, T⁻2 ऊपर जाएगा T⁻2, और T⁻2 बाहर आया तो जाएगा टी, तो टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल क्या हो गया, टी। तो इसका मतलब ये भी जो समीकरण है ये भी सत्य है, तो नीचे लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण सत्य है। अब हम चलते हैं आगे। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, W आकार इज इक्वल, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल बल गुणे त्वरण, मतलब W इज इक्वल F है। इसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, वैसे आप देख कर ही बता दोगे कि ये रॉन्ग है, लेकिन आइए चेक करते हैं कि बीमी विथ से, ठीक है। तो W कार्य है, तो कार्य का डायमेंशन क्या होता है, mL⁻⁻2 आपको बताया गया था, इज इक्वल बल का क्या होगा, mL⁻⁻2, त्वरण का क्या होगा, L⁻⁻2। तो यहाँ पे mL⁻⁻2 इज इक्वल m, यहाँ हो जाएगा L², दोनों हो जाएंगे तो T⁻⁻4। चलिए, तो बताइए दोनों सेम है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, पूरी तरह से रॉन्ग। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, टाउ इज इक्वल, टाउ सही बनता भी नहीं मुझसे, टाउ इज इक्वल यहाँ पे लेंगे तो टाउ इज इक्वल बल गुणे वेग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी चेक करना है हमें, तो टाउ मतलब बलागुण में क्या होता है, mL² T⁻⁻2 इज इक्वल बल का क्या होगा,
ml/-2, अभी क्या होगा l/-1, तो ये हो जाएगा ml² (10⁻²) इज इक्वल ml² (10⁻3). तो देखिए दोनों सेम है, सेम नहीं है, अर्थात ये भी जो इक्वेशन दिया है क्या है, गलत है। अर्थात लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण असत्य है। क्या है? असत्य। चलिए अब हम और एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम कई एग्जाम्पल कराएंगे क्योंकि इसमें अब यूज विशेष करके मेन है ही। जो आपका बीमा चैप्टर है इसमें यूज विशेष करके है। ठीक, यूज में पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और यूज पे न्यूमेरिकल भी है। अब आप पहला यूज पढ़ चुके हो ना, उसी की सहायता से पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दोगे। अब इसी दो यूज बचे हैं, इसी पे बहुत एग्जाम्पल देंगे, अच्छे से सवालें भी इसमें बनेगी। अभी तो ये बहुत छोटे सवाल हैं, इसमें अच्छे सवाल बताएंगे अभी। तो आगे चलते हैं। अभी तक जितने भी हम समीकरण देख रहे थे उसमें भौतिक राशियां मल्टीप्लाई के रूप में या तो डिवाइड के रूप में थी, मतलब गुणा के रूप में या तो भाग के रूप में। लेकिन अब जो इक्वेशन देखेंगे अब आगे हम लोग, अब जो समीकरण देखेंगे उसमें भौतिक राशियां प्लस माइनस के रूप में भी रहेंगी और उसमें हमें किसी एक का मान भी निकालना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी एक का क्या, कई राशि का मान निकालना पड़ सकता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है और इसमें से किसी एक का मान कैसे निकालते हैं, 2, 3, 4, मतलब फिजिकल इक्वेशन से किसी भी प्रकार की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए। चलिए, तो यहाँ पे दिया पहले एक क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कण का वेग v समीकरण v इक्वल a + bt + c/d+t के अनुसार समय t पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? समय t पर। मतलब जो वेग है ये समय t पर निर्भर है। ठीक, या तो अगर टाइम बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू, वेग की वैल्यू घटेगी या तो बढ़ेगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। बहरहाल इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे ध्यान दीजिए, ए बी सी व डी की बीमाएं लिखिए। किसका बीमा लिखना है? ए बी सी व डी की। चलिए, अब पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो v इक्वल दिया हमें a + bt + c/d+t, ये दे दिया। अब सुनिए, इस तरह के इक्वेशन में जो इस तरफ की वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। मतलब क्या? इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर होगी, इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक, मतलब अगर ए की बीमा मालूम हो तो वही बी की बीमा होगी, और अगर वी की बीमा मालूम हो तो वही ए की बीमा होगी। मतलब वी और ए की बीमा समान होगी। चलिए, और जो ये बीटी है ना, बीटी, ये भी वी के बराबर है। मतलब वी की बीमा बीटी के बीमा के बराबर होगी। रूल है ये भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है ये रूल? वी की बीमा बीटी की बीमा के बराबर होगी। बीमा जो होती है वो कभी जुड़ती नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई तो होती है लेकिन कभी जुड़ती नहीं है। तो v की बीमा बीटी की बीमा के बराबर होगी और v की बीमा c/d+t के बराबर होगी, c/d+t के बराबर। ठीक, अब आप सुनिए, और ये जो d की बीमा है, d की बीमा, ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। d की बीमा इज इक्वल t की बीमा। ऐसा भी आप कह सकते हैं, a की बीमा इज इक्वल बीटी की बीमा, बीटी की बीमा इज इक्वल c/d+t की बीमा। ठीक, मतलब जो भी प्लस माइनस प्लस से एक दूसरे संबंधित है, प्लस या माइनस से, वे सभी उनकी बीमा जो होती है एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक, तो चलिए इसी को हम बेस मान करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ए की बीमा निकालनी है, ए बी सी और डी 4 की बीमा निकालनी है। ठीक, तो एक बार हम लिखेंगे वी की बीमा इज इक्वल ए की बीमा, जिससे कि ए की बीमा मालूम हो जाएगी, और उसके बाद लिखेंगे वी की बीमा इज इक्वल बीटी की बीमा, जिससे कि बी की बीमा निकल आएगी,
और फिर लिखेंगे v की बीमा इज इक्वल सी अपॉन डी प्लस टी की बीमा। अब इसमें आपको दो बीमा निकालनी है, सी और डी दोनों की। तो पहले हम डी का निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे डी की बीमा इज इक्वल टी की बीमा। ध्यान रखिएगा, अगर दो राशियां एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हुई हैं या उनके बीच में प्लस या माइनस है, तो एक की बीमा इज इक्वल दूसरी की बीमा होगी। मतलब डी की बीमा इज इक्वल टी की बीमा यहाँ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे v की बीमा इज इक्वल ए की बीमा। v की बीमा इज इक्वल ए की बीमा। तो v की बीमा क्या होती है, यहाँ पे v वेग है तो यहाँ पे v की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी पावर -1 इज इक्वल ए की मतलब a। तो a की बीमा क्या हो जाएगी भैया, a की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी पावर -1। ये हो गई a की बीमा। अब क्या लिखेंगे, v की बीमा इज इक्वल बी टी की बीमा। तो लिखिए v की बीमा इज इक्वल बी टी की बीमा। v की बीमा इज इक्वल बी टी की बीमा। तो यहाँ v की बीमा क्या होगी, एल टी पावर -1 इज इक्वल b तो निकालना ही है, t का t ही होगा। तो ये इधर आएगा तो अपान में आएगा, ऊपर जाएगा तो पावर जो +1 है ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे v की बीमा हो जाएगी b की बीमा इज इक्वल एल टी पावर -2। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका, पहले डी का निकालेंगे तभी सी का निकलेगा। ठीक, तो हम बताए थे कि डी की बीमा इज इक्वल टी की बीमा होगी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों, इन दोनों की बीमा भी आपस में इक्वल है, ए और बी टी की बीमा भी आपस में इक्वल है। इक्वल है कि नहीं देखें तो सही है, ए और बी टी की बीमा भी आपस में इक्वल। बी टी कह रहा हूँ, बी का नहीं, ए और बी टी दोनों की बीमा आपस में इक्वल है। मतलब दो राशियां अगर एक दूसरे के साथ ऐड हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस है, तो एक की बीमा इज इक्वल दूसरी की बीमा होगी। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे डी की बीमा इज इक्वल टी की बीमा। तो डी की बीमा क्या हो जाएगी, डी की बीमा इज इक्वल, टी की डायमेंशन टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी ही होगा। ठीक, अब चलते हैं सी पे। तो हम बताया आपको कि ये जो v की बीमा है ये पूरे c अपॉन डी प्लस टी की बीमा के बराबर होगी। ठीक, तो लिखेंगे v की बीमा अब डायरेक्ट लिखते चलेंगे। चलिए, तो सिद्ध निकालना ही है अपॉन डी प्लस टी। अब डी प्लस टी के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, जो बीमा डी की है वही टी की है, अर्थात यहाँ पे हम टी की बीमा लिखेंगे, चाहे डी एक ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीमा जुड़ती है ही नहीं, तो यहाँ आपको एक ही लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। अब आगे ध्यान दीजिए, v की बीमा क्या होगी, एल टी पावर -1 और ये इधर आएगा तो हो जाएगा एल। तो एल इज इक्वल सी की बीमा। तो सी की बीमा क्या आ गई, सी की बीमा क्या आ गई, एल। यहाँ पे टी इधर आएगा तो एल टी पावर -1 से +1 0 हो जाएगा, बचा क्या, एल। तो सी की बीमा क्या आ गई, एल। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श किसी का नाम तो नहीं है, चलिए आदर्श किसी का नाम होगा तो बहुत खुश हो गया, और सर हमारा नाम ले रहे हैं। चलिए, तो आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल आर टी से आर का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आर का विमीय सूत्र। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, आपको ऐसे भी आप पढ़े नहीं है, आर है, आर को बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यहाँ पे हमें गैस नियतांक का विमा निकालना है। पी यहाँ पे जो है, सुनिए, पी जो होता है यहाँ पे, पी होता है प्रेशर, पी होता है प्रेशर मतलब दाब, और वी होता है आयतन मतलब वॉल्यूम, और टी जो होता है वो होता है टेम्परेचर। टी क्या होता है, टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, इसको आप बहुत विख्यात सूत्र है, जब आप पूरी फीस पढ़ लेंगे तो सेकेंड फीस फार्मूला है। तो यहाँ पे पी जो है प्रेशर और वी वॉल्यूम है और टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आगे ध्यान दीजिए, तो आर का विमीय सूत्र प्राप्त करना है।
वैसे कभी कभी न्यूमेरिकल में दे भी देता है कि जहाँ पर P दाब है और V आयतन है, T ताप है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। चलिए तो आगे चलते हैं। वैसे अगर आप पूरी फीस पढ़ लेंगे तो आप हमेशा जानते ही रहेंगे कि P दाब है, V आयतन है और T टेम्परेचर। याद हो अभी याद कर लो, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हमें R का निकालना है। तो सबका जानते हैं प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml⁻⁻1 T⁻⁻2। प्रेशर फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है ml⁻2, एरिया का L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक L से एक L कट जाएगा तो बचेगा ml⁻⁻1 T⁻⁻2। तो यहाँ पे V का डायमेंशन हो जाएगा ml⁻⁻1 और T⁻⁻2। अब V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इज इक्वल R का निकालना है। टेम्परेचर क्या होगा, T होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिए, ये हो जाएगा R इज इक्वल R की विमा, R की विमा। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये L3 L माइनस L पावर माइनस में होगा तो यहाँ हो जाएगा ml स्क्वायर, ठीक। और T⁻⁻2 एक और आ जाएगा T⁻⁻3। सॉरी थोड़ा ध्यान रखिए, टेम्परेचर जो है यहाँ पे T टाइम नहीं टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा होता है। क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे T⁻⁻2 ही रहेगा और थीटा होगा तो इधर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक। पावर चेंज हो जाएगी तो थीटा⁻−1। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, ml स्क्वायर T⁻⁻2 थीटा⁻−1। किसका डायमेंशन, R का डायमेंशन, ठीक। अब चलते हैं हम लोग भी अगले क्वेश्चन पे। ये जो दो न्यूमेरिकल हम लिए हैं ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हैं। अगर आप देख लीजिए इसको, अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। किसी कण की स्थिति समय t पर समीकरण x इज इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है। स्थिति मतलब विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक। जहां x मीटर में है तथा t सेकंड में है। A तथा B की विमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, A और B की विमा और मात्रक भी, क्योंकि अगर विमा मालूम होगी तो उसका मात्रक भी मालूम हो जाए। कैसे, अभी बताएंगे आपको। चलिए तो ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को स्पष्ट करते हैं। जो मात्रक हैं, जो मात्रक हम निकालेंगे वो किस भौतिक राशि के मात्रक होंगे, इससे भी हमें बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दिया है x इज इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर, और इसमें कह रहा है किसी कण की स्थिति x क्या है, स्थिति, x क्या है, स्थिति। तो x स्थिति को दिखा रहा मतलब विस्थापन को। अब विस्थापन का डायमेंशन क्या होता है, L। तो इसलिए हम x की विमा क्या लिखेंगे, L। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। अब सुनिए, हम जानते हैं कि इसकी विमा इसके बराबर होगी और इसकी विमा इसके बराबर भी होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x की विमा इज इक्वल AT की विमा, x की विमा इज इक्वल AT की विमा। अब x की विमा क्या होती है, डायमेंशन। x बताया भी है आपको L, क्योंकि ये स्थिति है मतलब विस्थापन, इज इक्वल A का निकालना ही है, T का ये T होता है। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा पावर जो 1 है -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे T का डायमेंशन कैपिटल T। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल LT का पावर -1। ये क्या हो गया, LT पावर -1। अब आप बताइए LT पावर -1 किसका होता है विमा, चाल का या वेग का। LT पावर -1 किसका होता है, चाल का या वेग का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि A भौतिक राशि चाल को स्पष्ट करता है। A भौतिक राशि चाल को स्पष्ट करता है। और A का मात्रक क्या होगा, A का मात्रक लिखिए, A का मात्रक इज इक्वल मीटर, L मतलब लंबाई, और लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर। आप CGS पद्धति में भी लिख सकते हैं, ये कहीं किस पद्धति में, चाहे MKS में लिखिए चाहे CGS में। तो यहाँ पे ये हो गया L का मीटर
और टी क्या हो गया, सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर सेकेंड पावर -1 ये हो गया इसका मात्रक। अब आप आगे लिख देंगे कि ए भौतिक राशि चाल को प्रदर्शित करती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखेंगे एक्स की विमा इज इक्वल बीटी स्क्वायर की विमा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स की विमा इज इक्वल बीटी स्क्वायर की विमा। वाह भाई चल। तो एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एल बताया ही आपको। तो एल इज इक्वल बी का निकालना ही है, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर के बी इज इक्वल हो जाएगा एल टी पावर -2 और एल टी पावर -2 इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बगल में मात्रक लिख लेते हैं। तो मात्रक इसका हो जाएगा एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर और फिर टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड। तो आप कक्षा 9 में ही मात्रक पढ़े होंगे, मीटर पर सेकंड पावर -2 किसका मात्रक होता है, इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोल सकते हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एल टी पावर -2 किसका डायमेंशन होता है। दो तरीके से पूछ रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एल टी पावर -2 किसका डायमेंशन होता है, किसका होता है, त्वरण का। किसका, त्वरण का। इसका मतलब बी भौतिक राशि त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ लिखेंगे बी भौतिक राशि त्वरण को, किसको, त्वरण को अब आगे लिख लीजिएगा स्पष्ट करती है। चलिए तो इसमें ये समाप्त हुआ पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी समय टी पर एक कण का वेग समीकरण v इक्वल AT³ + BT² + CT द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये क्या है, वेग कह रहा है। ठीक है, c का मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। भाई इसमें केवल c का पूछ रहा है, a b का छोड़ दिया है, तो c को पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि v की विमा इसके इक्वल भी होगी, इसके इक्वल भी, इसके इक्वल होगी। तो हमें c का ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे कि v की विमा इज इक्वल CT की विमा और वहां c की विमा और उसका मात्रक फाइंड कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे v की विमा इज इक्वल CT की विमा, किसकी, CT की विमा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, v क्या है, वेग। वेग का डायमेंशन क्या होगा, एल टी पावर -1। तो यहाँ हो जाएगा एल टी पावर -1 इज इक्वल c को निकालना ही आपको, t टाइम यहाँ पे, t का यहाँ t हो जाएगा। तो इधर आएगा तो हो जाएगा एल टी पावर -2। तो c का डायमेंशन क्या हो गया, c की विमा क्या हुई, एल टी पावर -2 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, c का, तो यहाँ नहीं दिख रहा हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, c का मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मीटर और फिर सेकेंड पावर -2। तो मीटर सेकेंड पावर -2। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और लंबाई का मीटर, तो ये हो गया मीटर सेकेंड पावर -2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद फिर विमा के नेक्स्ट यूज पर चलेंगे। चलिए